गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग का टॉपिक कौन सा है? तो साइंस एंड टेक यूनिट का है। और क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? तो जेनेरिक दवाओं के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। अब यह जेनेरिक दवा क्यों? क्योंकि इस बार कोरोना वायरस के कारण जेनेरिक दवा बहुत चर्चा में है। और जो आप लोग बार बार न्यूज़ में सुनते हैं कि पूरी दुनिया भर से दवा मांग रही है, कौन? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वो भी एक जेनेरिक ही दवा है जिस पर पहले से पश्चिम वाले के देश सब, खासकर अमेरिका और उसके अलायंस जितने भी थे, सब ने प्रतिबंध लगा रखा था। और जिसको जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने प्रतिबंध हटाया और तत्काल कहा कि भारत अब दवा वो दे। तब जानते हैं कि जेनेरिक दवा आखिरकार होता क्या है। सामान्य अर्थ में और समझें तो जेनेरिक दवा एक सस्ती दवा है। अब ऐसा कैसे होगा कि वो सस्ता हो जाएगा और बाकी महंगा? जब कोई कंपनी दवा का खोज करती है तो उसमें खोज करने में लगा समय, उसमें उसके द्वारा किए गए उसमें इन्वेस्टमेंट, वो सब ऐड हो जाते हैं। और तो उससे क्या होता है, तो उसको एक राइट मिलता है कि आप 20 साल तक आप ही केवल दवा बेचोगे। लेकिन जब कोई दूसरा देश या कोई दूसरी कंपनी जब वही दवा बनाएगी तो सिंपल वो देख ली और उसको फोटोकॉपी करके उसको बनाना है, कुछ तो उसको नया खोज करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा और बनाएगा। और तो उसको समय और इन्वेस्टमेंट सबका तो बचत हो गया, तो जिससे उसकी दवाएं सस्ती हो जाती है। और खासकर भारत दुनिया में सबसे बड़े जेनेरिक दवाओं के उत्पादक में से एक माना जाता है। एक दूसरी बात है कि एपीआई, जो कोई दवा बनता है तो उसका जो इंग्रेडिएंट होता है वो भारत में नहीं, भारत आयात कराता है। लेकिन फिर भी भारत में जो पैकेजिंग होता है वह लार्ज स्केल पर होता है। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं। जेनेरिक दवाओं से तात्पर्य उन दवाओं से होता है जिन पर किसी भी प्रकार का कॉपीराइट, पेटेंट अथवा ट्रेडमार्क नहीं होता है। इन दवाओं को कोई भी बना सकता है। ये दवाएं भी सक्रिय अवयवों के इस्तेमाल और विशेषज्ञ समिति की सलाह पर बनाई जाती है। यानी यह भी दवाई खाइएगा तो उतना ही लाभ पड़ेगा जितना कोई ब्रांडेड दवा। मान लीजिए जैसे कि बाटा के शोरूम से अगर बाटा का जूता या चप्पल किनिएगा, वो भी उतना ही काम करेगा जितना किसी स्टोर से आपको एक चप्पल खरीद लेते हैं। दोनों से तो आपका पैर ही ना बचेगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि बाटा में पहनिएगा जूता तो होगा कि वो कुछ बड़ा आदमी है, सिंपल तो कहे गरीब है, इतना ही अंतर है। ये दवाएं गुणवत्ता, प्रभाव, मात्रा अथवा प्रदर्शन के स्तर पर पेटेंट दवाओं के ही समान होते हैं। ये दवाएं किसी भी कंपनी विशेष के एकाधिकार से निर्मित नहीं की जाती, बल्कि इनको विनियमित करने का अधिकार उस देश की सरकार के पास होता है, सरकार बनवा देती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार जेनेरिक दवाओं को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले अवयव ब्रांड नाम वाली दवाओं के ही समान होती है। जो एपीआई होगा, जो साल्ट होगा, उसका एकदम बराबर होगा, 90% से प्लस सेम ही होता है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखिए, जेनेरिक दवाओं की वजह से जहां एक तरफ सभी मरीजों को आसानी से और सस्ती कीमतों पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ इस अनिवार्यता के कारण ऐसे लोग भी अपना इलाज करा सकने में सक्षम होंगे जो कि अधिक पैसों के खर्च के डर से अपना इलाज कराने से कतराते हैं। आगे देखिए, जेनेरिक दवाओं के सस्ती कीमत के कारण ब्रांडेड दवाइयों के भी सस्ते होने के आसार हो जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मांग एंड सप्लाई वाली कहानी याद कीजिए। ब्रांडेड दवाइयों की बिक्री पर असर होने से पेटेंट कंपनियां अपने शोध कार्यों पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च करने से अब क्या होगा, बचेंगी, तो नया इन्वेंशन न होगा। इससे दवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है या होगी एवं शोध कार्य के प्रोत्साहन में कमी आएगी। आगे देखिए, भारत में इसके समक्ष कुछ सीमाएं हैं इसकी और चुनौतियां हैं। जैसे भारत में बिकने वाली अधिकांश दवाइयाँ जेनेरिक दवाइयाँ हैं, लेकिन ये जेनेरिक दवाइयाँ भी किसी ब्रांड के नाम से ही बिक रही हैं भारत में। इन्हें ब्रांड जेनेरिक कहा जाता है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती जेनेरिक एवं ब्रांड जेनेरिक दवाइयों में अंतर करने की है। है जेनेरिक लेकिन वो ब्रांड जेनेरिक हो गया, मतलब प्राइस हाई कर दिया लेकिन है वो जेनेरिक दवा। सरकार ने जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता के लिए 3000 जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निर्मित जेनेरिक दवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन मूल समस्या यह है कि इन केंद्रों की संख्या देश के बड़े भूभाग के अनुपात में बहुत कम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि
इन जन औषधि केंद्रों को विनियमित करने के लिए ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के आधार पर कहा कि फार्मासिस्ट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई ब्रांडेड दवाओं के स्थान पर जेनेरिक दवाएं या उसके समतुल्य किसी दूसरे ब्रांड की दवाएं भी दे सकता है। साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा कि जेनेरिक दवाओं की बायोअवेलेबिलिटी प्रिस्क्राइब की गई ब्रांडेड दवाओं की तुलना में कमज़ोर भी हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दवाइयों से संबंधित निर्णय की उच्च सरकारी संस्था को स्वयं अपनी सार्वजनिक कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं पर पूरा भरोसा नहीं है। मतलब इन्होंने कहने का मतलब कि जेनेरिक दवा क्या है तो चल रहा है, मतलब हो सकता है कि वो ठीक ना हो सकता है कि उतना कारगर ना हो जितना कि ब्रांडेड दवाएं होती हैं। आगे देखिए, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की दवा निर्माता कंपनियों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सरकारी स्तर पर शोध एवं विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जन औषधि केंद्रों की संख्या में बड़े स्तर पर इजाफा करने की आवश्यकता है। बाजार में अधिक से अधिक जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता कराने के लिए बेहतर कानून बनाना चाहिए तथा जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि की जानी चाहिए। उसके लिए भी एक अथॉरिटी बन जाए। भारत जैसे देश में जहाँ कि अधिकांश जनसंख्या गरीब है तथा गांवों में जीवन यापन करती है, उनकी स्वास्थ्य सुलभता के लिए जेनेरिक दवाओं को अनिवार्य किया जाना आवश्यक ही है। अवश्य ही एक सराहनीय कदम होगा, परंतु जेनेरिक दवाओं को एकदम से अनिवार्य करने की बजाय यह अच्छा होगा कि इसे क्रमबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि जरूरी संरचनाएं और आधारभूत सुविधा भी उपलब्ध हो जाए तथा सामान्य लोगों के अलावा दवा कंपनियों एवं दवा विक्रेताओं को भी विशेष नुकसान का सामना न करना पड़े। यानी अगर पेटेंट पर जो कंपनियां खोज करती हैं उनको भी तो कुछ सुरक्षा मिलेगी, तब ना वो फिर नया से नया खोज कर पाएंगी। ऐसा ना हो कि सबका हम भारत में जेनेरिक रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और सारे दवाओं का जेनेरिक दवा बना देंगे, तब तो नया कोई कंपनी खोज किया, अगर खोज ना होगा तो अभी हाल देख रहे हैं कि नवंबर में ही कोरोना से बीमारी लोगों का मरना शुरू हो गया, लेकिन अब तक कोई कारगर उसका दवा न बन पाया है। तो अगली बार मिलेंगे तो कुछ एक नए टॉपिक के साथ, और या कि हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी का जो मेन होने वाला है उसी में जो आने वाले क्वेश्चन है उसी तरह के कुछ मॉडल क्वेश्चन देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। क्लियर है? अगली बार मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।